हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए, ये चैप्टर से हमें हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीटेट के साथ साथ आपका जितने भी अन्य लेवल का कंपटीशन है और उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पृथ्वी की जो गति होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका घूर्णन होता है, एक क्या होता है, परिक्रमण होता है। तो क्या क्या होता है, घूर्णन होता है, परिक्रमण होता है। अब भाई घूर्णन क्या होता है, तब जब पृथ्वी जो है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी है और जब ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और जब ये सूर्य है और जब पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूम रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। तो पृथ्वी का अक्ष जो होती है, यानी जिस पे वो घूमता है, एक तरह का ये काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, बस काल्पनिक रेखा है। और इसका कक्षीय सतह से जो है 66 और हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछ दिया जाए कि ये अपने अक्ष पर कितने की कोण बनाती है, तो 66 और हाफ डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। यानी जो कक्ष के द्वारा बनाया गया जो समतल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कच्चे समतल कहते हैं। और पृथ्वी जो है ना, सूर्य से क्या करती है, प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई जो दिन और रात होती है ना, वो किसके कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा ये घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 24 घंटा लगता है। यहाँ पे देखिए कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होता है। हम लोगों को पता है ना कि एक दिन में आपका दिन होता है, रात होता है ना। और दिन और रात होने में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है। तो यहाँ पे जो आपका पृथ्वी का वो पार्ट जो कि सूर्य की ओर रहता है, ठीक है, उसमें वो दिन रहेगा। और जो दूसरा भाग रहेगा वो क्या होता है, रात होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो दिन और रात होता है ना, ये किसके कारण होता है। फिर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली ये घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की दैनिक गति है। अब पृथ्वी ऐसा थोड़ी होता है कि आज घूम रहा कल नहीं घूम रहा। ये तो आप पानी आए बरसात आए, इसको तो घूमना काम है, इसलिए ये इसका दैनिक गति है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा ये बताइए, अगर पृथ्वी जो है अगर घूमना बंद कर देगा तो क्या होगा। तब क्या होगा कि सूर्य की तरफ जो वाला पार्ट रहेगा ना, उस पर तो लगातार आपका गर्मी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगा, हमेशा सुबह रहेगा। और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो हमेशा अंधेरा रहेगा और ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से जीवन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा ठंडा रहेगा, हमेशा रात रहेगा, तो आदमी दिन भर सोते नहीं रहेगा और दिन भर काम भी करते नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका इम्पॉसिबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो पृथ्वी की दूसरी गति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, सॉरी ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो अगर ये सूर्य जो है, सॉरी ये जो पृथ्वी जो है, ये सूर्य के चारों ओर देखिए, ये अगर ये घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना परिक्रमा करना। जैसे अगर किसी की कुछ रहेगा और उसकी चारों तरफ अगर हम लोग घूमते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। इसी को परिक्रमण कहा गया है। और इसको करने के लिए इसको 365 और 1/4 दिन का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए हमारे साल में कितने दिन होता है, 365 दिन होता है। और देखिए 6 घंटा का जो समय होता है ना, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और यही 3 साल में, यानी एक साल में 6 घंटा होता है। और यही जो है आपका 4 साल में अगर हम लोग 6 घंटा जोड़ते हैं तो कितना होता है, 24 घंटा होता है। और इसलिए पता है 4 साल के बाद एक दिन लीप ईयर आता है, जो कि 366 डिग्री का, सॉरी 366 दिन का होता है, डिग्री बोल दिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि हमारा एक 365 दिन लगता है इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, किसको, पृथ्वी को। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसको रेड कलर से करते हैं। ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी जो है चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर। तो इसको करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो इसको करने में इसको 365 और 1/4 दिन लगता है। 1/4 मतलब क्या हुआ कि साल में 6 घंटा, साल में कितना हो जाएगा, 6 घंटा। अगर इस 6 घंटा को हम लोग
से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है, 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा, तो 4 साल में 24 घंटा एक दिन जुड़ता है, और यही जो है आप लोगों को, हम लोगों का क्या बनाता है, लीप ईयर बनाता है। अब बताइए ये जो घूर्णन होता है इससे क्या होता है, तो इससे जो है मौसम में जो बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपका इसी के कारण होता है। ठीक है, मौसम में जो बदलाव देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, परिक्रमण या घूर्णन, तो ये परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ष में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु, तो ऋतु में जो परिवर्तन होता है ये आपका परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, और दिन और रात किसके कारण होता है, तो दिन और रात जो है ये आपका घूर्णन के कारण होता है। अब यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आता है कि विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी को इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और तथा सबसे छोटी रात होती है, सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून को होती है, और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अवस्था को जो रहते हैं हम लोग उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो देखिए 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध जो रहता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो विषुवत वृत्त जो रहता है ना, ये आपका दो आपका इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो 21 जून को इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य की तरफ जो रहता है ये झुका हुआ रहता है, तो सूर्य की किरणें जो रहता है कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। कर्क रेखा क्या होता है, तो कर्क रेखा ये आपका विषुवत वृत्त हो गया, ये कर्क रेखा होता है, ये मकर रेखा रहता है। तो कर्क रेखा किस पे रहता है, तो कर्क रेखा जो रहता है उत्तरी गोलार्ध में रहता है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला जो पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पार्ट जो है उत्तरी गोलार्ध है। तो ये जो रेखा रहेगा ये क्या, कौन सा कहलाएगा, ये मकर रेखा कहलाएगा। तो हम लोगों को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा क्या पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ता है, इसलिए इसमें क्या रहेगा, बहुत ही इसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो 21 जून को क्या होता है, इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब यहाँ पे हम लोग दक्षिण गोलार्ध की बात करेंगे, ये तो उत्तर का बात खत्म हो गया। ठीक है, अब ये विषुवत वृत्त है ना, ये विषुवत वृत्त है, तो ये आपका विषुवत वृत्त का जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। तो ठीक 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर का बात कर रहे हैं, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तर ध्रुव है। ठीक है, तो इस दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा कहाँ रहेगा, तो मकर रेखा जो रहेगा दक्षिण गोलार्ध में रहेगा। कर्क रेखा किस में रहेगा, तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना। तो इस मकर रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश जो रहता है प्राप्त होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तर गोलार्ध में होता है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण अयनात कहते हैं। ठीक वैसे जैसे कि हम लोग उत्तर अयनात कह रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, दक्षिण अयनात होता है। और कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अब 21 दिसंबर 22 दिसंबर को समझ में आ गया ना। 21 जून को किस में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, और 22 दिसंबर में किस में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस, जैसे कि हम लोग की तरफ जो है, हम लोग कब क्रिसमस मनाते हैं, 25 दिसंबर, मतलब ठंड के समय में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो है हम लोग यहाँ पे क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो 21 मार्च, और अब बात करते हैं हम लोग 21 मार्च
मार्च और 30 सितंबर को सूर्य की किरणें जो रहता है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त क्या हो गया, तो इसे हम लोग विषुवत वृत्त कहेंगे, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इक्वल पार्ट में ये विभाजित करता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्कल में इक्वेटर होता है और इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ऐसे विषुवत वृत्त जो रहती है ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक उत्तर गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में डिस्कस किए थे। 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो रहा है, तो सूर्य की किरणें किस पे पड़ रहा है, इस विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ रहा है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, रात और दिन एक जैसा होता है। तो भाई रात और दिन कब होगा एक जैसा, तो 21 मार्च को होगा और 23 सितंबर को होगा, 23 सितंबर को होगा। क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जो रहती है ना ये सीधी पड़ती है, किस पे पड़ती है, विषुवत वृत्त पे पड़ती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब ये भी 2 डेट हम लोग को पता चल गया। अब देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और 21 मार्च को स्थिति जो है इसकी विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में होगा ना जस्ट इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अभी हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर को लेके चले हैं ना, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो शरद ऋतु होगा। उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वसंत ऋतु होगा, वसंत ऋतु होगा। ठीक है, और ठीक 21 मार्च को इसका जस्ट अपोजिट होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको बता दिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 21 सितंबर को क्या 23 सितंबर को क्या होता है और 21 मार्च को क्या होता है। 23 सितंबर का जो होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में जस्ट इसके अपोजिट जो रहेगा 21 मार्च को होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हम लोगों का घूर्णन परिक्रमण के बारे में हम लोग देखे। अच्छा, इस आज की क्लास में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे आपका कच्छ समतल के बारे में डिस्कस किए थे, कितना का कोण बनाती है देखे थे, घूर्णन परिक्रमण देखे थे, फिर दिन और रात किसके कारण होता है ये देखे, फिर मौसम में बदलाव क्यों होता है ये भी देखे, फिर घूर्णन करने में इसको कितने वक्त लगता है ये भी देखे, फिर परिक्रमण करने में कितना दिन लगता है ये भी देखे, फिर लीप ईयर जो है, लीप ईयर जो 4 साल के बाद बनता है, कैसे लीप ईयर बनता है ये देखे, फिर हम लोग ये डेट देखे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उत्तर ऐनाथ के बारे में पढ़े थे जो कि 21 जून को होता है, जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है, और फिर 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका दक्षिण ऐनाथ होता है। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग देखे थे 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव हो रहा था। विषुव में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें जो रहती है डायरेक्ट विषुवत वृत्त पे पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। अब क्या होता है कि 23 सितंबर को जो भी आपका होगा जस्ट इसका अपोजिट 21 मार्च को होगा। 23 सितंबर को क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका वसंत ऋतु होगा, और ठीक 21 मार्च को इसके अपोजिट होगा। 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। तो ये था आज के क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको इस टॉपिक से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सीटेट के साथ साथ ये दूसरे कंपटीशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हमारे जो भी एग्ज़ाम होता है उसका बेस जो रहेगा ये एनसीईआरटी रहता है। ठीक है ना, इसलिए हमें एनसीईआरटी को एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।